1934 की पतझड़ में, जब गर्मियों की रोशनी धीरे धीरे ठंडी हवाओं में बदल रही थी, एक नवविवाहित जोड़ा वायोमिंग के जंगलों की ओर निकला। इस सफर में वे सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि अपनी नई जिंदगी की एक शांत शुरुआत भी ढूंढ रहे थे। इस जोड़े का नाम था कार्ल और ओल्गा माउगर। कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने शादी की थी और एक दूसरे को हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन हमेशा बहुत जल्द खत्म हो गया, जब एक पल में ही 21 साल की ओल्गा माउगर टोगोटी पास की पहाड़ियों में अचानक गायब हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। ओल्गा कोई आम लड़की नहीं थी। उसका जन्म 11 मार्च 1913 को साउथ डकोटा के छोटे से शहर लीड में हुआ था। उसके माता पिता जर्मनर्शियन प्रवासी थे, जो अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में बस गए थे। ओल्गा ने बचपन से ही जंगल की जिंदगी सीखी थी। शिकार करना, जाल लगाना, पहाड़ों में चलना। बाद में उसका परिवार वायोमिंग के फ्रेमोंट काउंटी में आकर बस गया, जहां वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत के रूप में बड़ी हुई। दोस्त और परिवार वाले कहते थे कि ओल्गा में जिंदादिली और ताकत दोनों थी, और वो जंगलों में इतना अच्छा रास्ता जानती थी, जितना शायद उस दौर के कई मर्द भी नहीं जानते थे। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो यूं ही रास्ता भटक जाए। गर्मियों के आखिरी दिनों में 1934 में ओल्गा की जिंदगी अचानक बदल गई, जब उसकी मुलाकात कार्ल माउगर से हुई। कार्ल वायोमिंग की ऑयल इंडस्ट्री में काम करता था। उससे पहले कार्ल का एक लंबा रिश्ता एला चैक नाम की एक महिला से था, लेकिन जब उसने एक लोकल डांस पार्टी में ओल्गा को देखा, तो सब कुछ बदल गया। कुछ ही हफ्तों में उसने एला से रिश्ता खत्म कर दिया और ओल्गा को प्रपोज कर दिया। उनकी शादी 25 अगस्त 1934 को हुई। कुछ लोगों को ये रिश्ता जल्दीबाजी का लगा। ओल्गा की बहन एडिथ ने भी याद किया कि शादी से पहले के दिनों में ओल्गा कुछ उदास और झिझकी हुई सी लगती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शादी के बस 2 हफ्ते बाद ये जोड़ा हनीमून पर शिकार के लिए निकला। उनका टारगेट था टोगोटी पास, एक शानदार पहाड़ी इलाका जो जैक्सन और डुबोइस शहरों के बीच स्थित है। ओल्गा इस जगह को पहले से जानती थी। वो यहाँ पहले भी ट्रैपिंग कर चुकी थी और उसे ये इलाका अच्छे से आता था। कार्ल के लिए ये सफ़र एल्क शिकार का रोमांच था। वे एंगल्स कैंप नाम की जगह पहुंचे और वहीं आज के टोगोटी माउंटेन लॉज के पास कैंप लगाया। 17 सितंबर की सुबह दोनों पैदल ही पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। ओल्गा ने सैंडविच तैयार किए, एक छोटा कुल्हाड़ी लिया और उसने मजबूत बूट्स, ग्रे स्वेटर और हरा टोपी पहन रखा था। कार्ल के पास राइफल थी। कई घंटे बीत गए जब वे घने पेड़ों और ऊंचे नीचे रास्तों से गुजर रहे थे। दोपहर के वक्त कार्ल ने एक पहाड़ी चढ़ने का सुझाव दिया ताकि वे एल्क को देख सकें, लेकिन ओल्गा ने मना कर दिया। उसने कहा वो थक गई है और एक बड़े पत्थर के पास रुक जाएगी जब तक कार्ल आगे जाकर देख आता है। ये जगह एक लॉगिंग रोड के पास थी, इतनी पास कि ट्रकों की आवाजें सुनाई दे सकती थी। कार्ल ने बाद में कहा कि वो लगभग 20 से 30 मिनट के लिए गया था, लेकिन जब वो लौटा तो ओल्गा वहां नहीं थी। शुरू में उसने सोचा शायद ओल्गा थोड़ी दूर टहलने चली गई होगी या जंगल में थोड़ी देर के लिए चली गई होगी। उसने उसका नाम पुकारा, आसपास का इलाका देखा, फिर वापसी के रास्ते को भी चेक किया, ये सोचकर कि शायद ओल्गा बोर हो गई हो और वापस कैंप की तरफ चली गई हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा, कार्ल की चिंता डर में बदलने लगी। रात तक ओल्गा का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह कार्ल ने अधिकारियों को सूचना दी और कुछ ही घंटों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। 300 से ज्यादा लोग ओल्गा माउगर को ढूंढने में लगे। फॉरेस्ट रेंजर्स, ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स, सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स के वर्कर्स, यहाँ तक कि लोकल लोग अपने कुत्तों के साथ भी शामिल हुए। हर इंच जमीन की तलाशी ली गई, लेकिन कोई फुटप्रिंट नहीं मिला। उसके बैग से कोई चीज नहीं मिली, नहीं सैंडविच का रैपर। ऐसा लगा जैसे वो हवा में ही गायब हो गई हो। सबसे अजीब बात ये थी कि ओल्गा कोई शहर की लड़की नहीं थी। वो एक एक्सपर्ट ट्रैपर और हाइकर थी। अगर कोई जिंदा बच सकता था या रास्ता ढूंढ सकता था,
तो वो ओल्गा ही थी। जल्द ही अफवाहें उड़ने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कार्ल कुछ छुपा रहा है। आखिर उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेले जंगल में क्यों छोड़ा? और भी अजीब बात ये थी कि इतने बड़े सर्च के बावजूद कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन कार्ल बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपनी कहानी बार बार दोहराई और जांचकर्ताओं को भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे शक किया जाए। न कोई झगड़े का निशान, न खून, न कपड़ों का कोई हिस्सा, सिर्फ खामोशी। ओल्गा का परिवार पूरी तरह टूट गया। उसका पिता और बहन उस जगह पहुंचे और उम्मीद से जुड़े रहे। उसकी बड़ी बहन एडिथ कई सवालों से परेशान हो गई। उसे याद था कि शादी से पहले ओल्गा कितनी चुपचाप और उदास लग रही थी। क्या उसने जल्दी में शादी कर ली थी? क्या वो फैसला बदलना चाहती थी? कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वो खुद ही भाग गई हो। शायद ये ट्रिप एक बहाना था नई जिंदगी शुरू करने का। आखिर उसके पास $30 थे, जो उस वक्त बड़ी रकम थी, और वो रोड के करीब थी। क्या उसने किसी ट्रक से लिफ्ट लेकर भागने की कोशिश की? लेकिन अगर ऐसा था तो उसने फिर कभी अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? हफ्ते महीनों में बदल गए। पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी, और जो कुछ भी सबूत था वो भी शायद ढक गया। आखिरकार सर्च बंद कर दिया गया। न कोई बॉडी मिली, न कोई गवाह, न कोई सबूत, और केस एक ठंडी चुप्पी में खो गया। बाद में कार्ल ने दोबारा शादी की। हाँ, उसी एला चैक से जिसे वो छोड़ चुका था। कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन ये शादी 7 साल बाद हुई, और कोई सबूत नहीं था जिससे आरोप लगाया जा सके। सालों तक ओल्गा का केस एक दुखद और रहस्यमयी कहानी बना रहा। वायोमिंग की पहाड़ियों में छिपा एक सवाल जो कभी हल नहीं हुआ। ये केस राज्य का सबसे पुराना अनसुलझा मिसिंग पर्सन केस बन गया। वक्त के साथ अफवाहें, कहानियां, देखे जाने की रिपोर्ट्स आती रहीं, लेकिन सच्चाई कि 1934 की उस दोपहर को ओल्गा माउगर के साथ क्या हुआ, कभी सामने नहीं आई। जैसे ओल्गा खुद ही कहीं गुम हो गई। और फिर वो पहाड़ अपनी चुप्पी में सब कुछ समेटे रहे, उस दिन की खामोशी को सीने में छुपाए रहे जब एक नई नवेली दुल्हन हमेशा के लिए गायब हो गई। वक्त बीतता गया, लेकिन दर्द कभी कम नहीं हुआ। ओल्गा माउगर के परिवार के लिए हर शांत रात सवालों से गूंजती थी। हर वो चिट्ठी जो कभी नहीं आई, हर वो दरवाजे की दस्तक जो उसकी नहीं थी, इन सब ने अज्ञात के दर्द को और गहरा कर दिया। जब वो गायब हुई थी, तब शुरुआती कुछ हफ्तों में उम्मीद एक नाजुक मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। शायद वो घायल होंगी, लेकिन जिंदा। शायद वो उम्मीद से ज्यादा दूर निकल गई होंगी, और किसी को उनकी तलाश करनी बाकी हो। लेकिन जैसे ही सितंबर अक्टूबर में बदला और टोगोटी पास पर बर्फ की पहली फुहारें गिरनी शुरू हुईं, वो उम्मीद भी धीरे धीरे मरने लगी। कार्ल, ओल्गा के पति, उन शुरुआती दिनों में हमेशा सामने रहे, अखबारों से बात करते, खोजकर्ताओं के साथ सहयोग करते, और बार बार यही कहते कि ओल्गा की गुमशुदगी उनके लिए भी उतनी ही रहस्यमयी है। लेकिन पर्दे के पीछे धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग सोचने लगे, आखिर इतनी अनुभवी और साहसी महिला ऐसे दिनदहाड़े सड़क के पास से अचानक गायब कैसे हो सकती है? और शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही कार्ल ने उन्हें अकेले क्यों छोड़ा? कार्ल ने शुरुआती दिनों में सवालों से कतराया नहीं। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि वो दोनों सुबह जल्दी निकले थे, कई घंटों तक साथ साथ हाइक की थी, और जब ओल्गा थक गईं, तो वो उन्हें पगडंडी के पास बैठाकर खुद थोड़ी दूर और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जहां ओल्गा को छोड़ा था, वहां से सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाजें साफ सुनाई देती थीं। लेकिन जब वो लगभग 20 से 30 मिनट बाद लौटे, तो ओल्गा गायब थी। कोई आवाज नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं, यहाँ तक कि जमीन पर पाइन की सुइयां भी नहीं हिली थी। सैकड़ों लोगों ने पहाड़ के कोने कोने की तलाशी ली। 300 से भी ज्यादा लोग, स्थानीय निवासी, अधिकारी, स्वयंसेवक, खाइयों में उतरे, झाड़ियों को खंगाला, बर्फीली नदियों को पार किया। खोजी कुत्तों की मदद ली गई। ऊपर से विमानों ने क्षेत्र की निगरानी की। सिविलियन कंजर्वेशन कोर,
जो उस इलाके में जंगल और जमीन पर काम करने के लिए तैनात थे, ने दिनरात खोजबीन की। लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई टूटी शाखा नहीं, कोई निजी सामान नहीं। जो छोटी कुल्हाड़ी ओल्गा अपने साथ रखती थीं, वो नहीं मिली। वो हरे रंग की टोपी जो उन्होंने पहनी थी, उसका भी कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धरती से उठा ले गई हो। शुरुआत में अखबारों ने इस खबर को काफी तवज्जो दी। खूबसूरत दुल्हन वायोमिंग के पहाड़ों में गायब, हेडलाइन होती थी। लेखों में उस जल्दी हुई शादी, अचानक हनीमून और रहस्यमय गुमशुदगी का जिक्र होता। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए और कोई नई जानकारी नहीं आई, ये खबरें अखबारों के पिछले पन्नों पर सिमटने लगी। कार्ल अकेले घर लौटे, और अब उनकी पत्नी का नाम एक वादा नहीं, बल्कि एक सवाल बन चुका था। दुनिया अपने कामों में फिर से व्यस्त हो गई। लेकिन ओल्गा की बहन, एडिथ, के लिए ये बात खत्म नहीं हुई। उसने कभी नहीं माना कि ओल्गा बस यूं ही रास्ता भटक गई होंगी। ओल्गा ऐसी नहीं थी। उस इलाके को वो अच्छी तरह जानती थी। सालों बाद एडिथ ने एक बातचीत का जिक्र किया जो शादी से पहले ओल्गा से हुई थी। ओल्गा ने उससे कहा था, मैं सच में शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने अपना वादा किया है। ये बात एडिथ के ज़हन में जैसे कांटे की तरह चुभ गई। उसे हमेशा लगा कि शायद ओल्गा फंसी हुई महसूस कर रही थी। और शायद, बस शायद, वहां जंगलों में कुछ और ही हुआ था, कुछ डरावना, कुछ और बातें भी अजीब थी। कार्ल पहले एक और महिला, एला चैक, के साथ रिश्ते में थे। उनका रिश्ता गंभीर माना जाता था। कुछ लोगों का कहना था कि एला को लगने लगा था कि उनकी और कार्ल की शादी हो जाएगी। लेकिन फिर कार्ल ने एला को छोड़ दिया और ओल्गा से सिर्फ कुछ हफ्तों में शादी कर ली। और जब ओल्गा गायब हो गई, तो कुछ सालों बाद कार्ल वापस एला के पास लौट गए। 1941 में ओल्गा की गुमशुदगी के 7 साल बाद कार्ल और एला की शादी हो गई। लोग बातें करने लगे, आखिर वहां पहाड़ों में असल में हुआ क्या था? लेकिन कोई भी कुछ साबित नहीं कर पाया। कार्ल ने अपनी कहानी कभी नहीं बदली। नहीं किसी के पास ऐसा कोई सबूत था जिससे उसे या किसी और को दोषी ठहराया जा सके। अधिकारियों ने कभी उस पर आरोप नहीं लगाया। असली कारण वही बना रहा, गुमशुदा और शायद मृत। शायद किसी छुपी हुई खाई में गिर गई होंगी, या शायद जंगली जानवरों का शिकार बन गई होंगी। लेकिन वो बात जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी, कोई भी फिजिकल सबूत नहीं मिला। न खून, न कपड़ों के टुकड़े, न कोई बिखरा सामान। सालों बाद कई कहानियां फैलने लगीं। कुछ आम थीं, कुछ रहस्यमय। एक कहानी थी कि किसी शिकारी ने एक महिला को देखा जो हूबहू ओल्गा जैसी दिखती थी। वो गायब होने के कुछ महीने बाद आइडाहो बॉर्डर के पास एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। एक अफवाह ये भी थी कि ओल्गा एक ट्रक में चढ़ गई थी जो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट की ओर जा रहा था। शायद वो अपना पुराना जीवन छोड़कर कहीं नई शुरुआत करना चाहती थी। क्या वो अपनी मर्जी से गायब हुई थी? क्या वो उस शादी से भागना चाहती थी जो उन्हें मंजूर नहीं थी? लेकिन जो लोग ओल्गा को सच में जानते थे, उन्हें ये थ्योरीज कभी नहीं जमी। ओल्गा कभी भी ऐसी महिला नहीं थी जो घर से भाग जाए। वो अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई थी, खासकर अपनी बहन से। अगर वो वाकई भाग गई होती, तो क्या वो कभी कोई चिट्ठी नहीं भेजती, कोई इशारा नहीं छोड़ती? कुछ लोगों का मानना था कि हो सकता है ट्रिप के दौरान ओल्गा और कार्ल के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, कोई गुस्से का पल। लेकिन फिर वही बात, कोई सबूत नहीं। सालों बाद कुछ स्थानीय लोक गाथा संग्रहकर्ताओं ने ओल्गा की गुमशुदगी को साधारण केस से कुछ ज्यादा माना। टोगोटी क्षेत्र की रहस्यमय चुप्पी, उसका एकांत, इन सब में एक अजीब सी बात थी। शिकारी और ट्रैपर्स कई कहानियां सुनाते, कैसे वो लोग ऐसी जगहों में खो गए जहां वो बार बार आते थे। मौसम अचानक बदल जाता, रात को अजीब अजीब आवाजें आती। कुछ लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि शायद इन पहाड़ों ने खुद ओल्गा को निगल लिया, जैसे किसी पुराने रहस्य की तरह। वक्त चलता गया। कार्ल ने लंबा जीवन जिया। 1992 में उनका निधन हो गया।
कोई इकबाले जुर्म नहीं हुआ, कोई मौत से पहले बताई गई सच्चाई नहीं। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में ओल्गा के बारे में बहुत कम बात की। अगर उनके दिल में कोई राज था, तो वो साथ ही कब्र में चला गया। एला ने भी कभी इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। उसने अपनी जिंदगी चुपचाप, हर अफवाह से दूर बिताई। लेकिन ओल्गा की कहानी मरी नहीं, बल्कि समय के साथ और गहरी होती गई। 2000 के दशक में लेखकों और पुराने केसों के शोधकर्ताओं ने इस केस को फिर से उठाया। 2008 में लेखिका लिंडा वॉमैक ने अपनी किताब कोलोराडोज हिस्टोरिक माउंटेन पासेस में इस केस का जिक्र किया और इसकी रहस्यमयी प्रकृति को उजागर किया। स्थानीय इतिहासकारों ने भी इस केस को जिंदा रखा, एक ऐसा रहस्य जो वायोमिंग की खूबसूरत लेकिन बेरहम वादियों के अंधेरे हिस्से को दर्शाता है। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2010 में जब ओल्गा की गुमशुदगी को 75 साल बीत चुके थे, तो उनका नाम नमुस नेशनल मिसिंग एंड अनआइडेंटिफाइड पर्सन सिस्टम में दर्ज किया गया। उनका केस, जो दशकों से शांत पड़ा था, अब डिजिटल दुनिया में नई जिंदगी पा चुका था। उनकी तस्वीर, शरीर की पहचान और कहानी अब देश भर के जांचकर्ताओं के सामने थी। कोल्ड केस एक्सपर्ट्स ने नए सवाल उठाए। क्या मुमकिन है कि ओल्गा कुछ समय तक जिंदा रही हों? क्या उन्होंने किसी नए नाम से नई जिंदगी शुरू कर ली? क्या किसी अज्ञात शव से उनका मेल बिठाया जा सकता है? यहाँ तक कि दशकों बाद भी उनका परिवार एक छोटी सी उम्मीद पकड़े रहा। शायद कोई सुराग मिल जाए, शायद कोई हाइकर जंगल में कुछ खोज ले, या शायद आज का विज्ञान उन सवालों के जवाब दे दे जो 1930 के दशक में मुमकिन नहीं थे। लेकिन सच्चाई की गैरमौजूदगी में सिर्फ साए बचते हैं। जैसे जैसे जंगल दोबारा उगते हैं और मौसम बदलते हैं, ओल्गा की कहानी टोगोटी पास की हवाओं में गूंजती रहती है, एक फुसफुसाहट की तरह। ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी यकीन मत करना, ये मत मानना कि जंगल अपने राज आसानी से बता देता है। ओल्गा माउगर एक युवा महिला थीं। अपनी जिंदगी की शुरुआत में वो उस आदमी के साथ जंगल में चली गई जिसने कहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। और करीब एक सदी बाद भी हम वही सवाल पूछ रहे हैं। क्या हुआ उस दुल्हन के साथ जो पहाड़ों में हमेशा के लिए गुम हो गई? साल दर साल बीतते गए और फिर दशकों बीत गए, लेकिन ओल्गा मॉजर की गुमशुदगी के इर्दगिर्द छाया सन्नाटा कभी खत्म नहीं हुआ। ये चुप्पी टोगवोटी पास की वादियों में छाई धुंध की तरह बनी रही, हर वक्त मौजूद, मगर कभी पूरी तरह समझ में न आने वाली। 1950 के दशक तक ओल्गा का नाम एक असली केस से ज्यादा लोकल लोगों के बीच एक भूतिया कहानी बन चुका था। कुछ ट्रैवलर्स और हाइकर्स उस जगह पर जहां वो लापता हुई थी, छोटे छोटे निशान छोड़ते थे, फूल, पेड़ की छाल पर खुदे हुए अक्षर या हाथ से लिखे नोट्स। लोग उसे भूले नहीं थे, बस अब समझ नहीं पा रहे थे कि और क्या करें। ओल्गा की कहानी को डरावना बनाने वाली बात ये नहीं थी कि वो गायब हो गई थी, बल्कि ये कि वो ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। ज्यादातर गुमशुदगी के मामलों में कुछ न कुछ सुराग मिलता है, पैरों के निशान, गिरी हुई स्कार्फ, टूटी हुई घड़ी। लेकिन ओल्गा के केस में धरती मानो ऐसे बंद हो गई जैसे उसने किसी को निगल लिया हो। कोई खुशबू, कोई कपड़ा, कोई हाइकिंग गियर तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अगले कुछ सालों तक मॉजर और प्लेगिन्स फैमिली ने चुपचाप उसकी याद को जिंदा रखने की कोशिश की। ये भी अफवाह थी कि उसकी बहन एडिथ ने 1940 के दशक में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था ताकि कार्ल की उस समय की गतिविधियों की जांच की जा सके। लेकिन अगर कोई नतीजे मिले भी थे तो वो कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। केस से जुड़े लोग अब भी सतर्क थे। शायद उन्हें सच्चाई का डर था, या तो वो सच बहुत भयानक था, या फिर साबित करना असंभव। समय के साथ कई थ्योरीज उभरती रहीं, कुछ तथ्यों पर आधारित थीं और कुछ सिर्फ अटकलें। लेकिन इन सभी का एक ही मकसद था, उस असंभव सवाल का जवाब ढूंढना। आखिर ओल्गा मॉजर के साथ क्या हुआ था? सबसे पहली और लगातार चलने वाली थ्योरी ये थी कि शायद ओल्गा किसी पहाड़ी पर से फिसल गई हो।
शायद किसी ऐसी दरार या गड्ढे में जा गिरी हो जो सर्च पार्टी की नज़रों से छूट गया हो। लेकिन रेस्क्यू टीम्स इससे सहमत नहीं थीं। जहां वो आखिरी बार देखी गई थी, वो इलाका बहुत खतरनाक या ढलानदार नहीं था और उसे सैकड़ों लोगों ने कई बार खोजा था। अगर वो वहां गिरती तो कुछ न कुछ तो मिलता। एक और थ्योरी थी कि शायद ओल्गा को अचानक मानसिक भ्रम हो गया हो, जैसे भूलने की बीमारी, या फिर उसने जानबूझकर खुद को गायब किया हो। लेकिन जितना लोगों ने उसे जाना था, वो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ थी। कोई बीमारी नहीं थी और अपनी नई शादी और जीवन को लेकर उत्साहित थी, भले ही थोड़ी सी उलझन उसके मन में रही हो। और फिर बात आई कार्ल की। जैसे जैसे साल बीतते गए और कार्ल के अतीत की परतें खुलती गईं, लोग उसे लेकर पहले से ज्यादा सवाल करने लगे। उस पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन उसका बर्ताव कई बार चौंकाने वाला लगा। ओल्गा के गायब होने के कुछ सालों के अंदर ही उसने फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एला से शादी कर ली। क्या वो ओल्गा से सच में प्यार करता था? कार्ल की कहानी में भी कई विरोधाभास थे। पहले उसने कहा कि वो 30 मिनट के लिए गया था, बाद में उसने कहा करीब 1 घंटा लगा। अगर वो सच में थोड़ा सा घूमने गया था और ओल्गा सड़क के पास आराम कर रही थी, तो वो बिना किसी आवाज या सुराग के कैसे गायब हो गई? एक खोजकर्ता ने तो बाद में कहा कि कार्ल डरे हुए नहीं लगे, बस थके हुए लगे, जैसे किसी ने बस दिन भर का काम खत्म किया हो। Not someone whose wife had just disappeared. फिर भी ये सब सिर्फ शक थे, सबूत नहीं। और कार्ल सतर्क था। उसने अपनी कहानी कभी नहीं बदली। एला के बाद फिर कभी शादी नहीं की, कभी कोई कबूलनामा नहीं किया, बस अपनी जिंदगी जीता रहा। एक ऐसा आदमी जिसे हमेशा एक अनसुलझे सवाल से जोड़ा जाता रहा। दशकों बाद कुछ मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स ने नए तरीके अपनाए। उन्होंने कार्ल की मिलिट्री ट्रेनिंग को खंगाला। वो कभी नेशनल गार्ड का हिस्सा था। क्या उसे जंगल की इतनी जानकारी थी कि वो बड़ी चालाकी से किसी को गायब कर सके? क्या उसने ओल्गा को किसी खूबसूरत व्यू दिखाने के बहाने अंदर बुलाया और फिर वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता? कुछ साल पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने नए टूल्स का इस्तेमाल किया जो 1930 में मौजूद ही नहीं थे। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, डीएनए एनालिसिस और डिजिटल मैपिंग। लेकिन तब तक जमीन बदल चुकी थी। पेड़ उगाए थे, रास्ते मिट चुके थे, और जो भी सुराग कभी मौजूद रहे होंगे, वो अब बर्फ, मिट्टी और समय के नीचे दफन हो चुके थे। 2014 में ओल्गा के केस को दोबारा उठाया गया। उसे वायोमिंग राज्य की सबसे पुरानी गुमशुदा केस के तौर पर लिस्ट किया गया। कई ब्लॉगर्स, पॉडकास्टर्स और शौकिया जासूस फिर से इस केस में रुचि लेने लगे। उम्मीद थी कि शायद कोई रिश्तेदार, कोई पुराना पड़ोसी, कोई भूली हुई जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन कभी कोई सामने नहीं आया। अब भी एक भयानक संभावना बनी हुई है कि ओल्गा शायद कभी ट्रेल तक पहुंची ही नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि कार्ल ने उसे कहीं और नुकसान पहुंचाया और हाइकिंग की कहानी को बस एक अलिबी के तौर पर इस्तेमाल किया। यही वजह हो सकती है कि ट्रेल के पास कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई ठोस सबूत नहीं, बस क्या होता अगर जैसे सवालों की एक कतार, बर्फ में छिपी हड्डियों की तरह। और फिर कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि कुछ और अलौकिक हुआ था। उनका मानना है कि जंगल की अपनी दुनिया होती है, अपने नियम होते हैं। कुछ पुराने कबीलों की कहानियों में ऐसे जगहों का जिक्र आता है जहां लोग गायब हो जाते हैं, जहां आत्माएं पहरा देती हैं या रहस्यमयी पोर्टल्स अचानक खुलते हैं। शायद ओल्गा भी उनमें से किसी एक जगह चली गई हो। अगर आप ऐसी बातों में विश्वास करते हैं तो ये कहानियां अजीब लग सकती हैं, लेकिन जब जवाब नहीं मिलते तब इंसान का दिमाग अंधेरे और अजीब रास्तों की ओर चला जाता है। और ओल्गा की गुमशुदगी में इतनी रहस्यमय खामोशी है कि इंसान की कल्पना को भटकने का भरपूर मौका मिल जाता है। आज, करीब 1 सदी बाद भी, ओल्गा मॉजर की कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई इंसान कितनी जल्दी गायब हो सकता है और वो खालीपन कितना गहरा होता है जो पीछे रह जाने वालों को ताउम्र परेशान करता है।
उसकी बहन एडिथ ने सालों तक ओल्गा की चीजें संभाल कर रखीं। कभी ये मानने को तैयार नहीं हुई कि वो मर चुकी है, जब तक उसका शरीर न मिले। मॉजर फैमिली का नाम अखबारों से तो मिट गया, लेकिन जो लोग ओल्गा को जानते थे, उनके दिलों से नहीं। तो अब हम इस डरावनी कहानी के आखिरी मोड़ पर पहुंच गए हैं, लेकिन इसका अंत नहीं आया। ओल्गा मॉजर की गुमशुदगी आज भी एक ओपन केस है, आज भी अनसुलझा, एक बंद दरवाजा जो शायद कभी नहीं खुलेगा। यहाँ देखिए ओल्गा की असली तस्वीर, युवा, मुस्कुराती हुई, जिंदगी से भरी, अपने हनीमून पर जाने से बस कुछ दिन पहले ली गई। उसका ये चेहरा, जो अब वक्त में थम चुका है, बस यही एक चीज है जो आज भी हमारे पास बची है। हमारे चैनल डिजिटल राजनामा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जहां हम आपको लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। कौन जानता है, शायद किसी दिन आप ही उन रहस्यों को सुलझाने में मदद कर दें, जो पीढ़ियों से हमें सता रहे हैं। अगली बार तक जिज्ञासु रहिए, सुरक्षित रहिए और सवाल पूछना कभी मत छोड़िए।